हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस CDS 1 2021 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चे, ये सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं और ये CDS 1 2021 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। गुड, ओके, लेट्स स्टार्ट। आज ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं। CDS 1 2021 के पेपर के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन है बेटा। सेंटेंस कंप्लीशन जो है ये उसके क्वेश्चंस हैं। और इसमें क्या करना है, हमें एक सेंटेंस है उसका पार्ट दिया गया है, शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड, और उसको कंप्लीट करना है। मतलब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको पढ़िए आप, क्या मीनिंग है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसे समझिए। और उसको समझने के बाद में ये देखिए कि ABCD इनमें से विच पार्ट कैन कंप्लीट दिस। ठीक है, कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है उसे कंप्लीट कर सकता है, ये हमारा टास्क है। शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड, इस सेंटेंस को जो कि इनकम्प्लीट है हमें कंप्लीट करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम ABCD कौन से ऑप्शन का यूज करें ये बताना है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते बच्चों। बिल्कुल बच्चों, चलिए। शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड का मतलब समझते हैं। रिसीविंग एंड पे अगर हम किसी पर्सन के बारे में कहें कि ही इज एट द रिसीविंग एंड, तो एट द रिसीविंग एंड का मतलब वो पर्सन जिसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, जिसको ब्लेम किया जाएगा। रिसीविंग एंड का मतलब जो कि मतलब क्रिटिसिज्म को या फिर मतलब क्रिटिसिज्म को जो बेयर करते हैं, मतलब जिसको लोग मतलब आरोप लगाते हैं, जिसको ब्लेम करते हैं, जिसको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो हमें ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस का कंप्लीट करना है। बच्चों ये जो आप इधर उधर की बातें अभी करना चाह रहे हो ना, ये मैं आपके साथ बातें करूंगा बट एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, सेशन के एंड में हम बातें करेंगे। ओके, देखिए अब हमने यहाँ पे लिखा शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड, कि जो शीला है उसको क्रिटिसाइज होना पड़ता है, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। रिसीविंग एंड पे होने का मतलब यही होता है। ठीक है, टू बेयर क्रिटिसिज्म। एक इंग्लिश में इडियम होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा ही, पेपर में आता भी है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इडियम का मतलब कोई बच्चा बताएगा? कमेंट द मीनिंग ऑफ दिस इडियम फेस द म्यूजिक। What is the meaning of the idiom face the music? Very good. Most of students have corrected the answer correctly. He advised me to dash his to play क्या है ये बेटा, अभी बताते हैं आपको। साहिल राज, ट्रू लर्निंग। ओके, इस चैनल पे क्या हो रहा है? बट शी इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी गुड। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू रिसीव पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आपने कुछ गड़बड़ की है और उस गड़बड़ का पनिशमेंट जो है वो बेयर करना। हाँ, बेयर द पनिशमेंट। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, यही मीनिंग होता है जो तुम लोगों ने बताया। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू रिसीव पनिशमेंट, टू बेयर द कंसिक्वेंसेस, कि जो आपने गड़बड़ की है उसके कंसिक्वेंसेस जो होंगे, परिणाम होंगे, उसको भुगतना। मतलब डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको बेयर करना, इसका मतलब ये होता है। तो टू बी एट द रिसीविंग एंड का मतलब भी बच्चे यही होता है। बी एट द रिसीविंग एंड का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हमने कहा शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड बट शी इज वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो बहुत ईमानदार है, एक बात। एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट, और वो बहुत ईमानदार है, दूसरी बात। शी हैड बीन प्राउड ऑफ इट, खैर ये गलत हो जाएगा। हैड बीन प्राउड बच्चे इसलिए गलत हो जाएगा, एक तो रिसीविंग एंड पे होने का अगर कोई पर्सन क्रिटिसाइज किया जाता है तो ये इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर आपको प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो एक तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके गलत होने की वजह बच्चे एक और भी है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये देखो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर ये स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस का है, देन यू कैन नो दैट द सिचुएशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्रेजेंट, कि प्रेजेंट की सिचुएशन जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट
टेंस है। पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट होता है, ठीक है, जब तक हम उसको किसी दूसरे पास्ट के एक्शन से रिलेट ना कर लें तब तक यूज नहीं कर पाते, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, उसी तरीके से ये भी पास्ट का है, शी वॉज फाइन विद इट, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब हम देखें तो दोनों में कंजंक्शन क्या है, बट और एंड, यही दोनों में डिफरेंस है। बट कंजंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किन्हीं ऐसे दो पार्ट्स को या ऐसी दो फ्रेजेस को या ऐसे दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ में क्लब करना हो जो कि कॉन्ट्रास्टिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें, अगर किसी पर्सन को रिसीविंग एंड पे रखा जाता है, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, इसके बावजूद भी वो ऑनेस्ट है, मतलब कि ऑनेस्ट होने के बावजूद किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है। जनरली हम क्रिटिसाइज उसको करते हैं जो डिसऑनेस्ट हो, जिसने कुछ गड़बड़ की हो, जिसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हो। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और उसको अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड सिचुएशन, इट इज कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। तो यहाँ पे हम बट कंजंक्शन का यूज करेंगे, एंड कंजंक्शन हमारा गलत होगा, ठीक है। तो ये बट और एंड का कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पर हमसे गड़बड़ करवा रहा था। अब देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर और लिखता हूँ, आप एक आंसर बताएंगे। द मैन इज रिच डैश ओल्ड, ठीक है। द मैन इज स्ट्रॉन्ग डैश ओल्ड। चलो, ये ब्लैंक्स फिल करो, ऑप्शन एंड और बट है। बेटा ये जो हमने सेंटेंस लिखे ना, द मैन इज देखो लिखे नहीं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ ये सेंटेंसेस। द मैन इज रिच डैश ओल्ड। द मैन इज स्ट्रॉन्ग डैश ओल्ड। ये दो सेंटेंसेस हैं, और इन सेंटेंसेस में बट और एंड कंजंक्शन का यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल कीजिए बच्चे। ये जो सेंटेंसेस हैं, बेटा मेरे क्लास की टाइमिंग जो है ना वो 9 से 10 है, 9 to 10 होती है मेरी क्लास, ठीक है। अभी क्या है, आज आई वॉज बिजी समवेयर, तो मैं कहीं पर बिजी था, इसीलिए मैंने अपनी लाइव क्लास जो है वो 10 PM से करवा ली है। अदरवाइज रेगुलर डेज में मेरी जो क्लास है इसका टाइम होता है 9 PM, ठीक है, इसका 9 PM टाइम होता है बेटा। आज हम किसी वजह से, ठीक है, मतलब आई वॉज बिजी समवेयर, तो हमने अपनी क्लास जो है 10 बजे से करवा ली, मतलब टुमारो वी विल मीट एट 9 PM, कल हम लोग 9 बजे मिलेंगे, ये है। हाँ, अब देखिए, ये जो हमारे पास ऑप्शंस है ना बट और एंड, इन्हें आप समझें एक बार। एक पर्सन रिच है और ओल्ड है, नथिंग कॉन्ट्रास्टिंग, टू सेपरेट क्वालिटीज हैं, दो सेपरेट क्वालिटीज हैं कि भाई कोई पर्सन रिच भी है ओल्ड भी है। अब ऐसा तो नहीं होता कि कोई पर्सन जो रिच है वो ओल्ड नहीं होगा, या जो ओल्ड है रिच नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड की कोई सिचुएशन तो है नहीं, तो आप एंड यूज कर लीजिए, द मैन इज रिच एंड ओल्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग और ओल्ड दोनों एडजेक्टिव है ना, ये यूजली एक पर्सन में होते नहीं है। मतलब हमारा जो यूजुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्ड ही गेट्स वीक, ठीक है, कि जब पर्सन बूढ़ा हो जाता है, उसकी एज हो जाती है, तो उसकी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। बट हम यहाँ पर कह रहे हैं देयर इज अ मैन हु इज बोथ, एक ऐसा पर्सन है जो स्ट्रांग भी है ओल्ड भी है। तो दिस क्वालिटी इज, मतलब दिस पेयर ऑफ क्वालिटीज इज अ रेयर पेयर ऑफ क्वालिटीज, ये रेयर पेयर ऑफ क्वालिटीज है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, यूजुअल यूजुअल नहीं है, तो हम बट लिख देंगे, द मैन इज स्ट्रांग बट ओल्ड, या ओल्ड बट स्ट्रांग। तो हमें ध्यान में रखना है, बट का यूज हम उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं जहां पर लिखा गया स्टेटमेंट, जहां पे लिखी गई सिचुएशंस अनएक्सपेक्टेड हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रास्ट या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस नहीं है और आपको उनको कनेक्ट करना है, तो सिंपली आप एंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया बट शी इज ऑनेस्ट, मतलब हालांकि वो पर्सन ईमानदार है लेकिन फिर भी उसको क्रिटिसाइज होना होना पड़ता है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एलम हैज नो अदर ऑप्शन, कि वह उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये हमारा हो गया आधा स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और हमें पता लगाना है कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम ए, बी, सी और डी, इनमें से किस पार्ट का यूज करें, बताओ बच्चे। आई डिड सम इंपॉर्टेंट वर्क टुडे, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ये एक ही बात को बार बार मत पूछिए, ये सही है।
एलम हैज नो अदर ऑप्शन, कि एलम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, मतलब ये सेंटेंस जो हमने लिखा ना बच्चे, ये इनकम्प्लीट है। हमें ये पता लगाना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हम यूज करें जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। कौन सा बच्चे? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, विच ऑप्शन? सर वहां नाइट है या मॉर्निंग है? हाँ बेटा, नाइट ही होगी अभी इंडिया में तो सब जगह। ओके, अब देखो, हमने पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, नो अदर ऑप्शन। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखेंगे, अदर है, अनदर है, इनका यूज हम हमेशा तब करते हैं जब हमें किसी डिफरेंट, ठीक है, जब हमें किसी डिफरेंट थिंग या पर्सन को रेफर करना हो, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अदर अनदर का यूज कब करते हैं ये समझना। अदर अनदर का यूज हम तब करते हैं बच्चों जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके अलावा उससे डिफरेंट किसी को रेफर करना हो। फिर से मैं बोल देता हूं, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अदर अनदर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कभी किसी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे डिफरेंट किसी पर्सन या थिंग की बात करनी हो। ठीक है, तो हम अदर अनदर का यूज करते हैं। एक ही बच्चा है, इसने इतनी बार एक कमेंट टाइप कर दिया, बेटा ऐसे मत किया करो, क्यों अपना टाइम खराब करते हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हो। ठीक है, अब मैं बात आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए आप कोई मिठाई खरीदना चाहते हैं, या आप कोई मतलब शर्ट खरीदना चाहते हैं, या आप मान लीजिए कोई फोन खरीदना चाहते हैं और आपको किसी ने दो फोन दिखाए। ठीक है, ये दो फोन दिखाए, ए हो गया फोन ए हो गया फोन बी। ठीक है, आपको दो ऑप्शन दिए गए, आपको दो फोन बताए गए कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये आप परचेज कर सकते हैं। आपके साथ जो पर्सन है वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि भाई आप फोन ए खरीद लो। ठीक है, आपने कहा नहीं, आई विल बाई द अदर वन। आई विल बाई द अदर वन का मतलब मैं दूसरे वाला खरीदूंगा। दूसरे वाले का मतलब जिसे वो रिकमेंड कर रहा है उसके अलावा जो है उसे रेफर करूंगा। तो द अदर का मतलब ये वाला हो गया। तो हम अदर अनदर का यूज तब करते हैं बच्चों जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे डिफरेंट किसी को रेफर करना हो। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उससे डिफरेंट कोई दूसरा ऑप्शन है, उसके बारे में जो हमें बात करनी होती है, तो हम अदर अनदर का यूज करते हैं। ये जो अदर अनदर का मैंने आपको डिफरेंस समझाया, ठीक है, अगर इसको ध्यान रखोगे तो आंसर बड़ी जल्दी जान जाओगे और सही क्या है वो जान जाओगे। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारे क्वेश्चन में लिखा है एलम हैज नो अदर ऑप्शन, कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो अगर हम नो अदर ऑप्शन कह रहे हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसका मतलब उसके पास एक कोई ऑप्शन तो रहा ही होगा। कोई तो एक ऑप्शन रहा होगा, तभी हमने अदर यूज किया। क्योंकि अगर पहले से हमारे पास कोई पहला ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम अदर क्यों यूज करेंगे। अदर का हम यूज ही तब करते हैं जब हमारे पास पहले से कोई एक ऑप्शन हो और उससे डिफरेंट, उसके अलावा किसी और को रेफर करना हो। तो अगर हम देखें दूसरा ऑप्शन कहां पे मेंशन है, अनलेस ही विंस, ये ऑप्शन नहीं है। बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, एक ऑप्शन ये। ठीक है, दो ही हैज वन चैलेंज, हालांकि वो चैलेंज जीत गया है, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है। ये मतलब ये सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि यहां पर हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे किसी हो चुके काम की बात की जा रही है। हैज वन द चैलेंज, ठीक है, हैज टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है एक्सेप्ट द चैलेंज। एक ऑप्शन ये हो गया, एक्सेप्ट कर ले चैलेंज को, दूसरा कोई है ही नहीं ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। तो इसमें आंसर हो गया बी, एलम हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, और अगर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बट टू एक्सेप्ट द आंसर। हम बिल्कुल सही है बच्चे, तुम्हारा आंसर। ये जो कमेंट किया है तुम लोगों ने, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कमेंटेड द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन को ही उन्होंने बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा एलम हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑल्दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड। ये एक सेंटेंस का पार्ट है और ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम इन चार में से कौन सा ऑप्शन यूज करें, ए बी सी डी। फिर से देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो हम क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं ना सेंटेंस कंप्लीशन के,
ये CDS 1 2021 के पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस उसमें आए थे सेंटेंस कंप्लीशन के। इनमें हमें क्या करना है बच्चों, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हमें दिया गया है और उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। हमें उनमें से कोई ऑप्शन चूज करना है जिससे कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट भी हो जाए, लॉजिकल भी रहे और ग्रामेटिकल भी रहे, मतलब उसमें ग्रामर की भी मिस्टेक ना हो और लॉजिकली भी सही हो। तो 4 में से कोई एक ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना है जो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, ग्रामेटिकली लॉजिकली दोनों तरीके से। अब देखिए हमने लिखा ऑल दो द ग्रुप हैज बीन अक्विटेड। अक्विट का मतलब बच्चे समझते हैं? अक्विट का मतलब होता है माफ कर देना, बरी कर देना, रिलीज कर देना। ऑल दो द ग्रुप हैज बीन अक्विटेड, कि ग्रुप है उसको बरी कर दिया गया, ठीक है, उसकी सजा माफ कर दी गई, अक्विट कर दिया गया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है ये बताइए। दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस, कि वो पुलिस की निगरानी में है, ये लिखें। इसके बाद दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, फ्री है कुछ भी करने के लिए, ये लिखें। देयर इज नो सस्पिशन इन देम, अब उनमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अक्यूट कर दिया गया तो अब कोई संदेह नहीं रहा। दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से हम क्या लिखें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए हमें पता कैसे चलता है कि इनमें से कौन सा लिखना सही रहेगा, तो उसके लिए ना आप छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं जैसे कंजंक्शंस हैं, एडवर्ब्स हैं, इनका ध्यान रखा करो। अभी क्या जो बच्चा एडवर्ब्स का ध्यान नहीं रखता, कंजंक्शंस का ध्यान नहीं रखता, प्रीपोजिशन का ध्यान नहीं रखता, वो गलत कर लेता है, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने लिखा ऑल्दो, देखिए ऑल्दो है, दो है, ठीक है, वेयर एज है, वाइल है, बट है, येट है, हाउएवर है, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किन्हीं ऐसे स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना हो जो अनएक्सपेक्टेड या कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब जिनके मीनिंग्स कॉन्ट्रास्टिंग हैं या जो अनएक्सपेक्टेड हैं, तब हम इनका यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, ठीक है। दो, ऑल्दो, वेयर एज, वाइल, बट येट, हाउएवर। अच्छा एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं कि तुम इन बातों को ध्यान रखोगे भी। इनमें से जो दो, ऑल्दो, वेयर एज हैं और वाइल हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, ठीक है। बट और येट जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हाउएवर जो है ये कोई कंजंक्शन नहीं बच्चों, ये एडवर्ब होता है, लेकिन ये सब कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिए। इनका यूज हम करते हैं उन सिचुएशंस में जो सिचुएशन अब नॉर्मल होती हैं, ठीक है, अनयूजुअल होती हैं। अब जैसे हमने लिखा ऑल द ग्रुप हैज बीन अक्विटेड, कि ग्रुप को माफ तो कर दिया गया है, अक्विट तो कर दिया गया, मतलब उनको बरी तो कर दिया गया है। अब इसके बाद की कहानी हमें बतानी है। अब इसके बाद की कहानी यही हो सकती है कि उनको बरी तो कर दिया गया, उन्हें माफ तो कर दिया गया है, ठीक है, बट दे आर अंडर द वॉच ऑफ द पुलिस, लेकिन उन्हें पुलिस की निगरानी में रहना है। मतलब अक्विट करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें छूट मिल गई अब जो चाहे कर सके। तो ये जो ऑल्दो लिखा है ना, वो यही कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कि जनरली जब हम किसी को अक्विट कर देते हैं फिर वो पर्सन फ्री है, अपने जो चाहे करे, जहां चाहे जाए। लेकिन ये लोग जो हैं इनको कंडीशन के साथ में मतलब अक्विटल मिला है, इनको मतलब जो माफी मिली है या जो बरी किए गए वो कंडीशन के साथ। कंडीशन ये दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस, कि वो अभी भी पुलिस की निगरानी में है। तो एक तरीके से अक्विट तो हो गए लेकिन फिर भी पुलिस का पहरा उनके ऊपर अभी भी है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा अगर हम ये लिख देंगे दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस, ठीक है। अच्छा अगर हम ये लिख देंगे दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, तो ये दो कंजंक्शन यहाँ पर ऑल दो कंजंक्शन है, ये कॉन्ट्रास्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है। अगर हम लिख देंगे देयर इज नो सस्पिशन इन देम, तो भी ये ऑल दो कॉन्ट्रास्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर हम ऑल दो लिख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो कॉन्ट्रास्टिंग हो, अनएक्सपेक्टेड हो। तो अनएक्सपेक्टेड यही होता है कि जो पर्सन अक्विट हो गया, जिसको अक्विटल मिल गया, जो बरी कर दिया गया, अब उस पर निगरानी करने की क्या जरूरत है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है ये इनकम्प्लीट है। इसमें लिखा हुआ अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, कि जब तक तुम, अनलेस का मतलब अगर नहीं, ठीक है, अनलेस का मतलब है इफ यू डोंट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये हो गई एक कंडीशन क्लॉज और ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ये सेंटेंस जो हमने लिखा है बच्चे, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस
ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको कंप्लीट कीजिए। अब कंप्लीट करने के लिए हम इनमें से कौन सा पार्ट यूज करें, ए, बी, सी या डी? यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ये लिखें। यू शैल बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, ये लिखें। यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ये लिखें। यू कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ये लिखें। हाँ बताओ बेटा। Unless you fulfill the essential qualifications, you will be called for the interview. You shall be called selected for the interview for the post. You will not be called for the interview. हाँ, गुड। अब देखो यहाँ पे समझना होता क्या है। ये जो हम इफ और अनलेस के साथ में क्लॉजेस लिखते हैं ना बच्चे, ये हमेशा ध्यान देना कि इफ और अनलेस के साथ में लिखी गई क्लॉजेस जो होती हैं वो कंडीशन होती हैं। इसीलिए जिन सेंटेंसेस में इफ और अनलेस के साथ में लिखी गई क्लॉजेस होती हैं उन सेंटेंसेस को हम कंडीशनल्स कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना, अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये एक कंडीशन है कि अगर ऐसा हुआ, अगर तुमने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा, वो रिजल्ट मेन क्लॉज में लिखा होता है। तो ये जो एबीसीडी ऑप्शन है ना, ये उस कंडीशन की रिजल्ट है। ये समझना, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उन कंडीशनल सेंटेंसेस में जो हमारी मेन क्लॉज होती है, ठीक है, वो रिजल्ट होती है, और इफ और अनलेस के साथ लिखी गई क्लॉज जो होती है वो कंडीशन होती है। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये एक कंडीशन है। इफ यू डोंट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब हमें ये बताना है। यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, अगर तुम फुलफिल नहीं करोगे तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इलॉजिकल मीनिंग। ठीक है। अगर बिना फुलफिल किए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को ही इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा तो फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी क्यों है? ठीक है। यू शैल बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, अगर तुम फुलफिल नहीं करोगे तो क्वालिफिकेशंस, तो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बकवास, ये भी इलॉजिकल हो गया, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है। अनलेस लिख देने से मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को नहीं फुलफिल करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि इलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा। फिर लिखा यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, कि अगर भाई आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, विच इज अ लॉजिकल सेंस, जो कि लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अगर कोई फुलफिल नहीं करता तो उसको इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, दैट इज समथिंग लॉजिकल, ये लॉजिकल है। अब देखो, इससे ऊपर वाले जो ऑप्शंस है ना, ए और बी, ग्रामेटिकली तो वो भी सही थे, ग्रामेटिकली वो सही थे, बट दिक्कत क्या है कि हमारा सेंटेंस ऐसा नहीं कि केवल ग्रामेटिकली सही हो तो सही हो जाएगा, हमारे सेंटेंस को लॉजिकली भी सही होना चाहिए, लॉजिक्स के बेस्ड पर भी वो करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना, यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ये ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों तरीके से सही है। यू कैन नॉट बी रिजेक्टेड, अब हमने कहा कि इफ यू डोंट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट बी रिजेक्टेड, अगर तुम फुलफिल नहीं करोगे तो तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ये निकला कि जब फुलफिल कर दोगे तब रिजेक्ट किया जाओगे, तो ये भी लॉजिकल है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया बच्चे ये, सी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, कि जो कंपनी की मतलब बोली थी, बिड का मतलब यहाँ पे बोली है, बिड यहाँ पे बच्चों नाउन है, बिड का मतलब है बोली। ठीक है। द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, कि कंपनी की जो बिड थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो रिजेक्ट हो गई है। अच्छा ठीक है, ये हो गई एक बात। अब हमें इस सेंटेंस को, जो भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करना है। अब हमें ये डिसाइड करना है इसके बाद हम क्या लिखें। सिंस इट फिल्ड ऑल द कंडीशंस, ये लिखें। फॉर द कंपनी फुलफिल्ड द कंडीशंस, ये लिखें। फॉर द कंपनी हैड नॉट बीन इन द गुडविल लिस्ट, ये लिखें। सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड, ये लिखें। चलिए बताइए, फिर से देख लीजिए, ये जो हमने एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है, द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, कि कंपनी की जो बिड थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली थी वो रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है। अब इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें इन चार में से कोई एक ऑप्शन यूज करना है। कौन सा ऑप्शन उसके साथ में यूज करना लॉजिकल रहेगा और ग्रामेटिकल भी रहेगा, ये बताना है। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हम ऑप्शन यूज कर लें जो कि उस पार्ट को लॉजिकली और ग्रामेटिकली दोनों तरीके से कंप्लीट कर दे। हम्म। हेलो बेटा। हम्म। वेरी गुड।
यू कैन बी रिजेक्टेड होता ना बेटा, तो वो सही हो सकता था। हाँ ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से, कई बार बच्चा ये पूछता है कि सर ये दोनों ऑप्शन जो सही हो सकते हैं अगर पेपर में आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो मैं बताता हूँ ऐसा नहीं होता है। पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो वहां पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, किसी एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स ना हो, क्योंकि अगर किसी एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे तब तो फिर बच्चा कभी कर नहीं पाएगा, फिर तो पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इन चीजों को लेके चिंता मत किया करो, जब भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बच्चे तो हमेशा उन क्वेश्चंस का कोई एक ही करेक्ट और लॉजिकल आंसर होता है। कई बार हम समझ नहीं पाए, हम कंफ्यूज हो जाए, वो एक अलग बात होती है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन एक ही आंसर होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर एक ही हो सकता है, किसी एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। बाकी जो आंसर्स होंगे वो ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। वॉइस नहीं आ रही, ऐसा नहीं होगा बेटा। अपने फोन में वॉल्यूम चेक करो, ऐसा तो नहीं वॉल्यूम ऑफ कर दिया। ओके, आ जाइए, अब इसे देखिए हम डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सिंस इट फिल्ड ऑल द कंडीशंस, भाई कंपनी की बिड को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सारी कंडीशन फिल कर दी। इलॉजिकल, क्योंकि अगर उन्होंने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी तो बिड को रिजेक्ट क्यों किया। फॉर द कंपनी फुलफिल्ड द कंडीशन, क्योंकि कंपनी ने कंडीशन फुलफिल कर दी, ये भी लॉजिकल, क्योंकि अगर कंपनी ने कंडीशन फुलफिल कर दी तो ये तो वजह नहीं हो सकती है बिड को रिजेक्ट किए जाने की, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर लिखा फॉर द कंपनी हैड नॉट बीन इन द गुडविल लिस्ट, क्योंकि जो कंपनी थी वो गुडविल लिस्ट में नहीं थी। गुडविल लिस्ट होती है ना कि भाई ये हम इनको फेवर कर रहे हैं, ये हमारे हिसाब से सही कंपनियां हैं, तो हम उनको मतलब प्रेफर करेंगे। तो ये तो चलो एक लॉजिक हो सकता है कि भाई कंपनी गुडविल लिस्ट में नहीं थी इसलिए उसकी बोली को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो, ये हमने लिखा इज रिजेक्टेड, कंपनी की जो बिड है वो रिजेक्ट कर दी गई। अगर हमने रिजेक्ट कर दी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्शन रहा होगा ये पास्ट का रहा होगा, क्योंकि बिड को रिजेक्ट कर देना रिजल्ट है, ठीक है। और उसका जो रीजन है कि भाई क्यों बिड को रिजेक्ट किया गया, कि उनके अकाउंट में रिक्वायर्ड पैसा नहीं था इसलिए कर दिया गया, तो ये पास्ट का इवेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसकी जगह वॉज लिखा होता है, सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट वॉज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड, तो ये सही हो सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ पे इज लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया ग्रामेटिकली गलत, ये हो गया लॉजिकली गलत, तो हमारा आंसर हो गया ये। फिर से देखो, समझना मेरी बात को, ये जो हमने लिखा ना, द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, ये रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट है, मतलब ये जो हमने लिख रखा है रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट क्यों आया, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है, किस वजह से वो रिजल्ट आया, ठीक है, वो रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम देख रहे हैं ये वाला रीजन जो है ना प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड। तो अगर प्रेजेंट टेंस में हमारा रिजल्ट है तो उसका रीजन पास्ट टेंस में रहा होगा। तो अगर यहाँ पे इसकी जगह वॉज होता ना तो ये ऑप्शन आंसर हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे मैं देख रहा था डी ऑप्शन को कमेंट कर रहे थे, कुछ बच्चे जो है वो डी ऑप्शन को करेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो कह रहे थे कि डी ऑप्शन आएगा। बेटा डी ऑप्शन आता अगर यहाँ पे इसकी जगह वॉज लिखा होता, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ये ग्रामेटिकल नहीं है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा फॉर द कंपनी हैड नॉट बीन इन द गुडविल लिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई कुड नॉट स्लीप, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी। अब हमें ये पता करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हम यूज करें जिससे कि हमारा वो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है आई कुड नॉट स्लीप, कि मैं सो नहीं सका, ठीक है। आई कुड नॉट कंप्लीट लिखा हुआ है। अब हमें इसको कंप्लीट करना है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इन चारों में से यूज करें। बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड ये लिखें, डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड ये लिखें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लीपलेस ये लिखें, सिंस बीइंग टायर्ड ये लिखें। कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें बच्चों। ये मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे। असल में ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो आपको ग्रामर के साथ साथ में कॉन्टेक्स्ट यूज करना भी मतलब सिखाते हैं, मतलब आपको अपना सेंस भी यूज करना पड़ता है, ये नहीं कि केवल ग्रामर के रूल्स लगा लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा अच्छे क्वेश्चन है, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे तो बच्चों को कुछ नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे और अच्छा प्रैक्टिस कंटेंट मिलेगा। हम्म। अब देखो यहाँ पे लिखा है कुड नॉट स्लीप, कि मैं सो नहीं सका, ठीक है। बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड,
अब ये जो ऑप्शन है इसमें क्या मिस्टेक है आप समझना। इसमें मिस्टेक ये है कि जो बिकॉज वर्ड होता है ना बच्चे, ये कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन होता है। और बिकॉज ऑफ जो होता है ये प्रेपोजिशन होता है। तो बिकॉज ऑफ का यूज हम करते हैं फ्रेजेस बनाने के लिए, और बिकॉज का यूज करते हैं क्लॉज बनाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने बिकॉज लिखा है ना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर हम इसे यूज करेंगे तो इसके बाद हमें क्लॉज लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बीइंग वेरी टायर्ड जो है ना, ये एक फ्रेज है, तो ये बिकॉज कंजंक्शन यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। अच्छा, डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड अगर हम लिख दें तो ये सही हो सकता है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लीपलेस, स्लीपलेस होने के बावजूद, ठीक है। तो ये तो इलॉजिकल हो जाएगा मीनिंग, क्योंकि अगर कोई पर्सन स्लीपलेस है तो उसको नींद नहीं आएगी, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट तो कुछ है ही नहीं, तो ये इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन गलत हो जाएगी। क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का भी यूज हम तभी करते हैं जब हमें कॉन्ट्रास्ट शो करना हो। अगर कोई पर्सन स्लीपलेस है और वो सो नहीं पा रहा तो इसमें कुछ भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। सिंस बीइंग वेरी टायर्ड, अब सिंस कंजंक्शन है, कंजंक्शन लिखोगे तो उसके बाद क्लॉज लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पे लिखे नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए ग्रामर की वजह से, ए और सी, ए और डी। सी ऑप्शन गलत हो गया मीनिंग की वजह से, ठीक है। अब बच गया एक ही ऑप्शन बी, वो आंसर हो गया। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद। डिस्पाइट शोज कॉन्ट्रास्ट, डिस्पाइट शोज कॉन्ट्रास्ट, कि कोई पर्सन ये कह रहा है कि वो थका हुआ था, इसके बाद नहीं सो पाया। तो इट इज रियली कॉन्ट्रास्टिंग, बिकॉज व्हेन समवन इज टायर्ड ही फॉल्स asleep। जब कोई पर्सन थका हुआ होता है तो उसको तुरंत नींद आती है, क्योंकि थका हुआ शरीर रहता है तो उसको रेस्ट चाहिए होता है, तो उसको आराम जल्दी आ जाती है। मतलब जो हमारी जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है उसके हिसाब से ये होता है। एक्सप्लेन डिस्पाइट एंड इंस्पाइर्ड बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, राइट। देखिए, इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइर्ड नहीं होता, वो होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट बोथ हैव द सेम मीनिंग एंड बोथ आर prepositions। डिस्पाइट इज अ preposition, इंस्पाइट ऑफ अ preposition phrase, ठीक है। एंड बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम होता है बच्चे। तो इसमें हमारा आंसर हो गया डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, कि थके हुए होने के बावजूद भी वो सो नहीं पाया। यूजुअली व्हेन अ पर्सन इज टायर्ड ही फॉल्स asleep। यूजुअली क्या होता है, जब कोई पर्सन थका हुआ होता है तो वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है शरीर, ठीक है। बट ये ऐसा पर्सन है, एक ऐसा मतलब प्राणी है कि थका हुआ है फिर भी उसको नींद नहीं आई, सो दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। ये सिचुएशन कॉन्ट्रास्टिंग है, इसीलिए हमने डिस्पाइट प्रीपोजिशन यूज किया, तो हमारा आंसर हो गया बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। शी मैरिड हिम, फिर से बता देता हूँ, CDS 1 2021 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। शी मैरिड हिम, ओके। अब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, शी मैरिड हिम, हमें इसे कंप्लीट करना है। शी मैरिड हिम, ये इनकम्प्लीट है, अब इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसके साथ में क्या लिखें? सिंस इज गुड नेचर, ये लिखें। बिकॉज इज नेचर, ये लिखें। बिकॉज ऑफ हिज नेचर, ये लिखें। इन स्पाइट हिज नेचर, ये लिखें। चलिए बताइए क्या यूज करें हम उस सेंटेंस को जो ऊपर लिखा हुआ है शी मैरिड हिम, कंप्लीट करने के लिए हम ABCD में से कौन सा ऑप्शन को यूज करें? ऑप्शन ए यूज करें, सिंस इज गुड नेचर। ऑप्शन बी यूज करें, बिकॉज इज नेचर। ऑप्शन सी यूज करें, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। ऑप्शन डी यूज करें, इन स्पाइट हिज नेचर। हम्म हम्म हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास PQRS और क्लोज टेस्ट के रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। इसमें क्या है, ये जो हमने लिखा है ना, सिंस इज गुड नेचर, सिंस इज अ कंजंक्शन, सिंस कंजंक्शन होता है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जैसे सिंस है, ठीक है, द है, बिकॉज है, ऑल्दो है, ठीक है, देन है, दैट है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है। तो ये भी जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, इनका काम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉर्म करना। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब समझते हैं? कोई भी क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या कोई भी क्लॉज हो, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। जब भी हम कोई क्लॉज लिखते हैं ना बेटा, तो क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें अलग अलग लिखने पड़ते हैं। सब्जेक्ट अलग,
प्रेडिकेट अलग। ठीक है। अब ये जो सिंस है ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके साथ में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखने पड़ेंगे। अब अगर मान लो हम इस गुड नेचर को सब्जेक्ट मान लें तो फिर प्रेडिकेट तो कहीं लिखे हुआ नहीं है, तो ये तो कोई क्लॉज है नहीं, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। बिकॉज हिज नेचर अगर हम लिखते हैं तो बिकॉज भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसके बाद भी क्लॉज लिखनी पड़ेगी। हिज नेचर कोई क्लॉज तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। हिज नेचर एक्चुअली एक नाउन फ्रेज है, हिज गुड नेचर भी एक नाउन क्लॉज है, ठीक, नाउन फ्रेज है। तो बिकॉज ऑफ सिंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होने की वजह से इनके साथ हमें क्लॉज लिखनी पड़ती है। क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। यहां हम देखें हमने सिंपल एक नाउन फ्रेज तो लिख दी है, तो ये पूरी क्लॉज तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, इंस्पाइट प्रेपोजिशन नहीं होती है, प्रेपोजिशन होती है इंस्पाइट ऑफ। अगर यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ होता तो ये ऑप्शन भी आंसर हो सकता था। यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे लिखा होता है इंस्पाइट ऑफ हिज नेचर, तो ये भी आंसर हो सकता था कि उसके नेचर के बावजूद। मान लीजिए किसी पर्सन का नेचर अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने उससे शादी कर ली, मतलब उसके कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के बावजूद भी, तो हम इंस्पाइट ऑफ हिज नेचर लिख सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑफ लिखा नहीं है और कंप्लीट प्रेपोजिशन जो होती है वो इंस्पाइट ऑफ होती है, ये केवल इंस्पाइट लिखा हुआ है, तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। अब हमने क्या पढ़ा था अभी कि बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन हो गया। हिज नेचर जो नाउन फ्रेज है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई विल कम टू मीट यू, भाई मैं तुमसे मिलने आऊंगा, किसी ने ये कहा। अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, हमें पता है ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए देखो ऑप्शन क्या दिए। ए ऑप्शन है इन केस यू वांट, बी ऑप्शन दिया इन केस ऑफ टाइम, सी ऑप्शन दिया बिकॉज यू नीड, डी ऑप्शन दिया ऑल्दो यू वांट। चलिए बताइए, विच ऑप्शन शुड बी यूज टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करने के लिए कौन सा पार्ट यूज करना चाहिए? हम्म, बताइए बच्चों। हम्म, ओके। हम्म, प्लीज एक्सप्लेन डिस्पाइट एंड इंस्पाइट बोथ हैव सिमिलर मीनिंग। श्योर, आई एक्सप्लेन दिस टू यू। अब देखो समझना, अगर हम किसे लिख रहे हैं आई विल कम टू मीट यू, कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब इसको हमें कंप्लीट करना है, इन केस यू वांट, अगर तुम चाहते हो मिलना तो, मतलब अगर ये सिचुएशन है, अगर तुम चाहते हो मिलना तो आऊंगा। ठीक है, एक तो ये हो गई बात। इन केस ऑफ टाइम, ये खैर इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, ये इन केस ऑफ टाइम जो है ना, ये कंप्लीट फ्रेज नहीं बन पाएगी, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। बिकॉज यू नीड, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑल्दो यू वांट, कॉन्ट्रास्ट हो करता है। ऑल्दो तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है नहीं, कि अगर कोई पर्सन चाहता है और हम उससे मिलने जा रहे हैं, तो फिर इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। अब ये जो बिकॉज यू नीड लिखा ना, इन केस यू वांट लिखा, इन दोनों में से हमें एक को चूज करना है। अब देखो जो भी यहाँ पे डिफरेंस रहेगा ना, वो इन वर्ब्स के मीनिंग पे करेगा। वांट का मतलब होता है विश, नीड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मिलना जो है वो डिजायर विश तो हो सकती है, कोई पर्सन किसी से मिलना चाहता है, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए नीड ऑप्शन वाला है ना, ये गलत हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। इन केस यू वांट का मतलब अगर तुम चाहते हो, मतलब दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। आई विल कम टू मीट यू इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इन केस यू वांट, कि मतलब इन केस का मतलब अगर, अगर मतलब तुम चाहते हो, तुम्हें जरूरत है मिलने की, तो फिर। वांट का मतलब यहाँ पे विषय है, ध्यान देना, वांट का मतलब जरूरत मत निकालना। वांट होता क्या है, ये प्रॉब्लम हमारे साथ कब शुरू होती है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब जैसे नीड लिखा है, वांट लिखा है, हम दोनों का मतलब मानेंगे जरूरत, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। नीड का मतलब है रिक्वायरमेंट, नीड का मतलब है रिक्वायरमेंट। नीड का मतलब, नीड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट होता है, वर्ब होता है तो इसका मतलब रिक्वायर होता है। अच्छा, वांट का मतलब होता है विश। व्हेन वी वांट समथिंग वी एक्चुअली विश फॉर इट। व्हेन वी वांट समथिंग वी एक्चुअली विश फॉर इट, हम उसके लिए विश करते हैं। वांट का मतलब ये होता है। ठीक है, इफ समवन सेज आई वांट अ कार, इफ समवन सेज आई वांट अ कार, देन इट मींस ही इज विशिंग फॉर अ कार। ठीक है,
ही इज नॉट एक्चुअली नीडिंग अ कार। विश करना और नीड दोनों जरूर चीजें अलग अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा इन केस यू वांट। इन केस यू विश, अगर तुम चाहते हो मिलना तो फिर मिल लूँ, आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट देखिए, इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल, अगर तुमने अच्छे से प्लान किया होता काम को, ठीक है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये एक्चुअली एक इफ क्लॉज है और ये कंडीशन है। मतलब हम एक कंडीशन यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं पास्ट की। इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल, कि अगर तुमने काम को अच्छे से प्लान किया होता, यू शैल हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम, ये लिखें इसको पूरा करने के लिए। यू कुड कंप्लीट इट ऑन टाइम, ये लिखें इसे कंप्लीट करने के लिए। यू विल कंप्लीट इट ऑन टाइम, ये लिखें। यू कुड हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम, ये लिखें। चलिए बताइए, इन दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन का हम यूज करें जिससे कि हमारा जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाए। सर, you don't answer my question using infinitive after but in this question whether it was a preposition or a conjunction। अभी बताते हैं बेटा, अभी आ रहा है तुम्हारी बातों में। अब देखो, वैसे तो ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये बहुत आसान है। कंडीशनल अगर आपने पढ़े, समझते हो, कंडीशनल को समझते हो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना हमारा एक कंडीशनल है। कंडीशनल समझते हैं ना। अब अब होता क्या है कि ये जो हमने, एक मिनट बच्चों, ये कमेंट एक बच्चे का है। हम्म ये जो हमने लिखा है ना, इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल, अब हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब हम इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है जो पास्ट के इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करता है। पास्ट के इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम ये लिख रहे हैं ना, इफ यू हैड वर्कड वेल, तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं बट यू डिडंट। तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं बट यू डिडंट। इफ यू हैड वर्कड वेल, इफ यू हैड वर्कड वेल बट यू डिडंट, लेकिन तुमने अच्छे से प्लान किया नहीं। इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल बट यू डिडंट, लेकिन तुमने प्लान नहीं किया, मतलब ये हमारा पास्ट का इमेजिनेशन है। अब एक चीज समझना, अगर ये इमेजिनेशन पास्ट का है, तो जो मेन क्लॉज में आप रिजल्ट लिखोगे वो रिजल्ट भी पास्ट का ही होगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, एक बात को ध्यान से सुनना, इफ और अनलेस के साथ में लिखी गई क्लॉजेस जो होती हैं वो कंडीशनल क्लॉजेस होती हैं, ठीक है। उनमें एक कंडीशन लिखी होती है और उस कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो मेन क्लॉज में लिखा होता है। तो ये जो हमने ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये ऑप्शंस रिजल्ट है। अब कंडीशन यहाँ पर यह है कि इफ यू हैड प्लान्ड द वर्क वेल, कि अगर तुमने प्लान किया होता है काम को अच्छे से, जो कि तुमने नहीं किया, तो क्या रिजल्ट आता है, अब हमें ये बताना है। अब चूंकि ये जो हमारी कंडीशन है पास्ट की है, तो इसका रिजल्ट भी पास्ट का ही रहेगा, ठीक है। शैल हैव कंप्लीटेड पास्ट तो है नहीं, शैल हैव कंप्लीटेड तो फ्यूचर है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। कुड कंप्लीट भी पास्ट नहीं है, ठीक है, ये कुड कंप्लीट जो है ना पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की रियलिटी होती है, तो ये भी गलत हो गया। विल कंप्लीट फ्यूचर है, ये भी गलत हो गया। ये जो कुड हैव कंप्लीटेड हमने लिखा है ना, ये पास्ट है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान देना, जैसे कुड मॉडल है, इसके साथ जो हमने वर्ब की फॉर्म लिखी है ना, हैव कंप्लीटेड, ये हैव कंप्लीटेड वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है। मतलब अगर हम कभी किसी वर्ब को हैव के साथ में थर्ड फॉर्म में लिखें, अगर हम किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैव के साथ लिखकर यूज करें, तो वो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है। और वर्ब की परफेक्ट फॉर्म कंप्लीशन शो करती है। वर्ब की परफेक्ट फॉर्म जो होती है वो ये शो करती है, द एक्शन इज कंप्लीट, कि एक्शन जो है वो कंप्लीट है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हम कंडीशन यहाँ पे इमेजिन कर रहे थे वो पास्ट की कंडीशन थी, तो ये कंप्लीट एक्शन था। अब अगर ये कंप्लीट एक्शन था और हम उसको एक अदरवाइज वे में इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे वो हुआ, अगर वैसा ना होकर दूसरे तरीके से होता, तो क्या रिजल्ट आता, तो हमारा जो रिजल्ट हम अज्यूम कर रहे हैं वो भी पास्ट का है। अब चूंकि ये पास्ट का रिजल्ट है, तो इसको कुड के साथ में परफेक्ट फॉर्म लिखो, तो ये हमारा आंसर हो गया। खैर, अगर तुम लोगों ने कंडीशनल पढ़ा होगा तो ये थर्ड टाइप कंडीशनल है, और हमें पता है कि थर्ड टाइप कंडीशंस में जो हमारी मेन क्लॉज होती है वो पास्ट का रिजल्ट एक्सप्रेस करती है, तो पास्ट का रिजल्ट जो होता है वो परफेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है वर्ब के साथ में, ठीक है। तो ये कुड हैव कंप्लीटेड हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन यूज माई, एक मिनट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन यूज माई कंप्यूटर, कि आप मेरे कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज माई कंप्यूटर, ओके। अब ये इनकम्प्लीट है सेंटेंस, और हमें इसको कंप्लीट करने के लिए इन दिए गए चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हम यूज करें जो उसके साथ लिख देने से एक कंप्लीट सेंटेंस बना देगा, जो कि ग्रामेटिकल भी होगा और लॉजिकल भी होगा। चलिए, सर जी बेसिक से कब क्लास ला रहे हो ऑन यूट्यूब पर?
एक काम करता हूँ, अब बस तुम मुझे इस हफ्ते का ही और टाइम दे दो, मैं बेसिक की क्लास ही लॉन्च करता हूँ, ठीक है? हाँ, बेसिक की क्लास। बेसिक की क्लास हम लाते हैं, ठीक है? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। चलिए। यू कैन यूज माई कंप्यूटर। क्या ऑप्शन लिखे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए बेटा? यू कैन यूज माई कंप्यूटर एज लॉन्ग एज यू कैन नॉट यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस, ये लिखें, ठीक है? एज लॉन्ग एज यू यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस, ये लिखें। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस, ये लिखें। एज लॉन्ग एज यू शैल यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, ये लिखें। हम्म हम्म बताओ। अब देखो कोई पर्सन किसी को अलाउ कर रहा है, ये जो कैन यहाँ पे हमने मॉडल यूज किया ना बच्चे, ये मॉडल परमिशन के लिए परमिशन शो कर रहा है। ये कोई पर्सन है वो अपने लिसनर को परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि वो उसके कंप्यूटर को यूज कर ले, लेकिन उसके साथ में कंडीशन भी पुट कर रहा है, ठीक है? एज लॉन्ग एज यू कैन नॉट यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस, जब तक तुम कंडीशनल डिवाइस नहीं यूज कर सकते। अब देखो वो परमिशन से एबिलिटी पे शिफ्ट हो गया, तो इस एबिलिटी का परमिशन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो यह है इलॉजिकल, ठीक है? दूसरा, एज लॉन्ग एज यू यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस, ये खैर गलत हो जाएगा। एक्सटर्नल डिराइव ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमने यूज लिख दिया पास्ट टेंस, जबकि ये बात प्रेजेंट टेंस की हो रही थी। क्योंकि ये परमिशन हम प्रेजेंट में दे रहे हैं तो कंडीशन भी एप्लीकेबल प्रेजेंट में ही होगी। भाई जब ये परमिशन प्रेजेंट की है तो ये परमिशन जिस कंडीशन के बेसिस पे मिल रही है वो कंडीशन भी प्रेजेंट की ही होगी, तो यूज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब लिख दी है, गलत हो गई, ठीक है? फिर लिखा एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस, जब तक तुम कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं यूज करोगे तब तक। तो ये लॉजिकल है कि भाई मान लो हम किसी को अपना कंप्यूटर यूज करने के लिए दे रहे हैं और उसमें कंडीशन ये लगा रहे हैं कि भाई आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं यूज करोगे। एक्सटर्नल ड्राइव होती है, उसमें कई बार मेलवेयर कैरी करती हैं, कई बार उनमें वायरस होता है, ठीक है? डेटा मतलब कॉपी हो जाता है उनसे, तो ये कंडीशन समझ में आती है कि भाई हमने कंडीशन पुट कर दी कि जब तक अगर आप मतलब कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं यूज करोगे तो मेरा कंप्यूटर यूज कर लो, अगर एक्सटर्नल डिवाइस यूज करनी हो तो फिर मत यूज करना। दैट इज अ लॉजिकल सिचुएशन, ये सही हो गया। अच्छा, उसके बाद में जो डी ऑप्शन है ना, इसको समझना, ये एज लॉन्ग एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है? तो ये लिखी गई क्लॉज जो है ना बच्चे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्लॉज सबऑर्डिनेट है। एक बात हमेशा ध्यान देना कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, ठीक है, उनमें अगर हमें किसी फ्यूचर एक्शन को रेफर करना हो तो प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है उस फ्यूचर एक्शन को। ये देखो हमने फ्यूचर टेंस ही लिख रखा है शैल यूज, तो ये टेंस भी गलत है, मतलब इसमें ग्रामर भी गलत है लॉजिक के साथ साथ, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान देना, ये एज लॉन्ग एज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। एज लॉन्ग एज है, ठीक है? एज सुन एज है, बिफोर है, बिफोर है, ठीक है? आफ्टर है, इफ है, अनलेस है, अनटिल है, एटसेट्रा, ये सब हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। तो इनके साथ अगर हमें फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो तो प्रेजेंट टेंस लिखा करो। तो एज लॉन्ग एज के साथ जो हमने ये फ्यूचर टेंस लिख दिया ना बच्चे, ये गलत हो गया। ये फ्यूचर टेंस हमें यूज करने की इसके साथ में जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस का आंसर हो गया सी, यू कैन यूज माई कंप्यूटर एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव। चलिए बस आज के इतने ही थे क्वेश्चंस हम लोगों के, मतलब ये 10 क्वेश्चंस थे सीडीएस के पेपर में जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। डी, बी, बी नहीं हो सकता बेटा क्योंकि बी में हमने यूज्ड लिख रखा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब थी बी, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। न्यूटन्स लॉज सही या लॉज ऑफ न्यूटन, इधर इज करेक्ट, ठीक है? इधर इज करेक्ट बच्चे। उसका नहीं है। न्यू ऑनलाइन बैच कब ला रहे हो सर? वेट कर लो। हाँ, सम पीपल वर डाइड एज ही रीच्ड, डिफरेंस बता दो सर। ये क्या है, डाइड वर्सेस सम पीपल वर डाइड वर्सेस ही रीच्ड, इनमें क्या डिफरेंस पूछ रहे हो बच्चे?
हाँ, क्लोज टेस्ट सही कह रहे हो बेटा, अगली क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट ही डिस्कस करेंगे, वरी नॉट, ठीक है। क्लोज टेस्ट है पीक्यूआरएस। एक चीज बताओ, क्या वास्तव में जरूरत है हमें कि हम एक बेसिक्स का कोर्स लेकर आए अलग से यूट्यूब पर, मतलब एक यूट्यूब पर फ्री एक प्रोग्राम ले आए, अगर कैसा रहेगा? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश फ्री, मतलब यूट्यूब पे तो फ्री होता है, तुम्हें पता ही जो भी होता है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश रिफ्रेशर लाइक कोर्स, की जो रिफ्रेशर टाइप का होगा। सर मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। हाँ, यू आर नॉट अलोन बेटा, तो आप अकेले नहीं हो, इसको लेके चिंता मत करो, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं बच्चे। एक लाइव सेशन लाए जिसमें इंग्लिश प्रैक्टिस स्ट्रेटजी बताइए। ये बात तुम्हारी हम लिख लेते हैं बेटा आज। हाँ, जरूर लाएंगे। सर मैं पहली बार आया हूँ, तो आपका वेलकम है बेटा। हम्म, ओके। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों का मतलब ये मानना है कि हाँ भाई, देयर मस्ट बी सम रिफ्रेशर कोर्स, एक रिफ्रेशर कोर्स हम मैथ्स का लेकर आते हैं, ठीक है। मैथ्स बता रहा हूँ, मेरा भी दिमाग, रात हो गई। रिफ्रेशर कोर्स लेकर आते हैं इंग्लिश का, जिससे कि इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो रिवाइज हो जाए बच्चों के, ठीक है, और एक अच्छा फाउंडेशन उनका तैयार हो जाए। चलिए। हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया रहेगा ना। चलिए, तो मैं आई सीरियसली कंसिडर अपॉन इट, मैं इसको सीरियसली कंसिडर करूंगा। जल्दी लॉन्च कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अब देखो, एक बच्चे ने 2 बार प्लीज प्लीज लिख दिया, अब तो मानना पड़ेगा इसकी बात को। तो मैं, ठीक है, मैं इस पे काम करता हूँ, और मैं एक मतलब बेसिक्स का एक कोर्स अलग से डिजाइन करता हूँ, और फिर उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ, अभी स्टार्ट तो होने दो बेटा, तब धन्यवाद कहना, तुम लोग पहले धन्यवाद कह देते हो। यस, वी नीड बेसिक्स। हाँ, देर आर मैनी स्टूडेंट्स, काफी अपने ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे नीड बेसिक्स, ठीक है, उनको ब्रशअप की एक जरूरत है। हाँ, कब से आएगा? आई अनाउंस ऑन यूट्यूब, ठीक है। आई अनाउंस इट ऑन यूट्यूब, मैं इसको यूट्यूब पे अनाउंस कर दूंगा बच्चे। सर जब हेड मेन वर्ब का काम करे तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग हैड नॉट दे और डिड नॉट दे भी बन सकते हैं ना। डिड नॉट दे लिखा करो, हैड नॉट दे मत लिखा करो, ये लोग गड़बड़ उसको मतलब बच्चों में मतलब प्रमोट करते हैं चीजों को, ऐसा नहीं। डेली आऊंगा क्लास में आपके, मुझे आप अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट हो। अच्छा, रियली? तुम अकेले इंसान इस दुनिया में ऐसे निकले हो जो कह रहा है कि मैं स्मार्ट हूँ। ठीक है, अगर ईमानदारी से कह रहे हो तो थैंक यू। अब एक काम करो, आज के लिए बाय करो बेटा, कल मिलते हैं। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मेरा जो लाइव सेशन होता है यूट्यूब पर, इसका टाइम है 9 PM, 9 PM टू 10 PM। किन्हीं कारणों से आज हमें इसे 10 PM टू 11 PM करना पड़ा, ठीक है। बट कल हम मिलेंगे 9 PM, तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू। अपना सीखते रहो, एंजॉय करते रहो। गुड